हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपको मेरी कहानी के पिछले भाग में द स्मेल ऑफ लेवेंडर का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उसके बाद रेचल एनालिस को घर के दूसरे हिस्से में ले गई जहाँ घर का वो हिस्सा टूटा हुआ था। एनालिस ने उस हिस्से को देखा। वो वाकई में काफ़ी बिखरा और टूटा हुआ नज़र आ रहा था। बाकी घर बिल्कुल महल जैसा नज़र आ रहा था, पर घर का ये हिस्सा बिल्कुल ही अजीब और खंडहर नुमा नज़र आ रहा था। छत का एक हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ था और सामने की दीवार का भी कुछ हिस्सा गायब था। इस कमरे में भी कुछ सामान रखा हुआ था, कुछ पुरानी अलमारियाँ, कुछ कागजात, एक पुराना कालीन और एक पुरानी कुर्सी। किसी का साज सज्जा का सामान और एक छोटा सा आईना जो दीवार पर टिका हुआ था। क्या यहाँ इस कमरे में कोई रहता था? नहीं, कोई भी नहीं। जब ये घर नया बना था तब शायद यहाँ पर हमारी परदादी रहा करती थी। पर मैंने उनको ज़्यादा देखा नहीं था। मेरा मतलब असल में मेरी परदादा ने 2 शादियाँ की थी। वो मेरी सगी दादी नहीं थी। उनके बारे में भी अजीब कहानियाँ फैली हुई हैं। ओह, ये बात अजीब है। क्या तुम्हें किसी चीज़ की खुशबू आ रही है रेचल? कैसी खुशबू? मेरे लिए भी कहना मुश्किल है, पर यहाँ किसी चीज़ की तो खुशबू आ रही है। जैसे कि मैं क्या कहूँ, जैसे कोई खुशबूदार फूल या किसी तरह की कोई खुशबूदार लकड़ी या कुछ ऐसा जैसे जलाने पर खुशबू निकलती हो। मुझे यहाँ आसपास किसी चीज़ की खुशबू महसूस हो रही है। तुम्हें नहीं हो रही है? वैसे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर तुम्हारे कहने पर मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ की हल्की सी खुशबू तो है। अजीब बात है ना। ये कमरा पूरी तरह टूटा हुआ है। तुम्हारी दादी माँ का क्या किस्सा है, मुझे बताओगी? ये कहानी काफ़ी बड़ी है। अभी नहीं, शाम के वक्त जब तुम फ्री हो जाओगी और मैं भी खाली रहूँगी तब हम आराम से बात करेंगे। तुम आज रात मेरे ही कमरे में सो जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे इस बड़े घर में उस कमरे में कल रात ठीक से नींद नहीं आ पाई। कोई बात नहीं। रात के वक्त रेचल और एनालिस आपस में बातें करने लगे। क्या कहानी है तुम्हारी दादी की रेचल? मेरी दादी की कहानी तो सुनो। कहते हैं मेरे दादाजी बहुत अमीर हुआ करते थे। एक तरह से राजा महाराजाओं की तरह रहा करते थे। उनके पास बहुत पैसे थे और काफ़ी सारे नौकर चाकर। हमारी दादी माँ भी इसी तरह एक नामी ख़ानदान से जुड़ी हुई थी और वो घर का अच्छा ख्याल रखती थी और दादाजी का भी। उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, घर में कितने भी नौकर होने के बावजूद। पर फिर भी दादाजी ना जाने क्यों उनसे कटे कटे से रहते थे। पता नहीं क्यों। पर दादाजी अक्सर शिकार के लिए जंगलों में जाया करते थे और उन दिनों यहाँ पर इतनी आबादी नहीं थी। आसपास का इलाका बिल्कुल खाली था। यहाँ से लेकर उस पहाड़ी तक एक भी घर नहीं था।
जब हमारा घर यहाँ बना उसके बाद ही एक दो लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया। यहाँ पर अक्सर कबीलाई लोग आते जाते रहते थे। पता नहीं वो कहाँ से आते थे और बरसात और सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद अपने आप ना जाने कहाँ चले जाते थे। धीरे धीरे उनका झुंड गायब होता चला जाता था। पर वो जब तक इस गांव में रहते थे, पता नहीं एक अजीब डर का माहौल रहता था यहाँ। डर का माहौल क्यों? सब कहते थे कि वो सब बड़े अजीब ढंग के लोग थे। वो काला जादू और टोना टोटका ऐसी चीज़ों में विश्वास रखते थे और शायद ऐसा करते भी थे। जब वो गांव से जाते थे तो उनके इलाके में अक्सर जानवरों की हड्डियां और कभी कभी इंसानों की भी हड्डियां और ऐसे अजीब चीज़ें बिखरी हुई मिलती थी। पता नहीं वो क्या करते थे। खैर, मेरे दादाजी अक्सर वहाँ शिकार के लिए जाया करते थे। मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर। हाँ, मैं समझ रही हूँ। जब मेरे दादाजी पैदा हुए, ये उसके कुछ साल बाद की बात है, वो कबीला उसी तरह हमारे गांव में आता जाता रहता था। फिर एक दिन ना जाने परदादा एक कबीलाई औरत को घर लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। परदादी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने और उससे शादी कर ली। उसके बाद अक्सर ऐसा महसूस होता रहता था मानो घर के दो हिस्से हो गए। परदादा जी और परदादी, उन दोनों में ज़्यादा बात नहीं होती थी। हमारे दादाजी की परवरिश ऐसे तनाव भरे हालात में हुई कि उन्हें ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। परदादा जी को अपने दूसरे परिवार से ज़्यादा लगाव था। उनका एक बेटा था, एक बेटी और वो कबीलाई औरत। उसने अपनी आदतें यहाँ भी नहीं छोड़ी थी। जब वो अपने कबीले से निकलकर यहाँ इस हवेली में आ गई, उसकी आदतें फिर भी वैसी ही रही। पुराने लोग मुझे बताया करते हैं, खुद मिस हू ने हमें बताया था कि वो यहाँ आने के बाद भी टोना टोटका और काला जादू ये सब कुछ किया करती थी। और शायद उसी कमरे में जहाँ कल रात हम थे। और उसके बाद साल दर साल बीतते गए। उनके परिवार ने ये सब कुछ जारी रखा। उस कबीलाई औरत ने अपने परिवार के बच्चों को भी ये सब कुछ सिखा दिया था। लिहाजा वो सब भी जादू और टोना टोटका इन सब में विश्वास करते थे और ये ऊट पटांग क्रियाएं करते ही रहते थे। उसकी इस आदत से धीरे धीरे परदादा भी तंग आ गए। जब वो बूढ़े होने लगे तब उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उसे यहाँ लाकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। वो अक्सर देखते थे कि वो इन्हीं कामों में लगी रहती थी और अक्सर इस घर में तरह तरह की मुसीबतें आती रहती थी। कभी हमारे पालतू जानवर मर जाते थे, पग्घी के लिए लाए हुए नए घोड़े मर जाते थे। पता नहीं ऐसा क्या करती थी वो। फिर एक दिन उसका और परदादा का झगड़ा हो गया। वो नाराज़ थे और शायद बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई और गुस्से में परदादा ने उस कबीलाई औरत की जान ले ली। उसे जानने पहचानने वाला इस गांव में और कोई नहीं था सिवाय उसके बच्चों के। इस लिहाज से उसके मर जाने के बाद भी उसकी खोज खबर लेने कोई नहीं आया और मामला बहुत आसानी से दब गया। पर कहते हैं कि उसके मरने के बाद से ही हमारे घर की वो मंजिल गिर गई जहाँ वो रहा करती थी। और उसके बच्चों का क्या हुआ मैं नहीं जानती, किसी को नहीं पता। उसके मरने के बाद वो सब कहीं चले गए या शायद परदादा ने उन्हें कहीं भिजवा दिया, कुछ नहीं पता।
दादाजी शहर गए, उन्होंने व्यापार के नए उसूल सीखे और उसके बाद उन्होंने अपने कारोबार को और बढ़ाया। हमारे परिवार का नाम और आगे बढ़ा। और उसके बाद पिताजी, उन्होंने भी इस परिवार को खूब नाम और शोहरत दी। पर कुछ दिनों से परिवार पे ये मनहूसियत जो मंडरा रही है, ये मुझे बहुत परेशान करती है। क्या उस कबीलाई औरत के परिवार से कभी भी कोई यहाँ आया? उसके बच्चों से कभी मुलाकात हुई? हो सकता है कि उसके भी पोते या पोती हों। मुझे नहीं पता, मैं किसी से नहीं मिली। मैं तो खुद यहाँ कितने सालों बाद आई हूँ एनालिस, है ना। यहाँ हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर मुसीबत के वक्त हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मैंने भी ऐसा ही किया। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, पर मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे भी वो सब कुछ झेलना ना पड़े जो आंट खो को देखना पड़ा और अंकल माइकल को देखना पड़ा। तुम चिंता मत करो रेचल, मैं यहाँ हूँ और मैं सब संभाल लूँगी। तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं हर एक पर कड़ी नज़र रखूँगी और यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूँगी, ठीक है। मैं कल से मेरे बगल का कमरा तुम्हें दे दूँगी, तुम यहीं रहा करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। रेचल और एनालिस उस रात दोनों ही बहुत गहरी नींद सोईं। रात के वक्त अचानक एनालिस को बहुत तेज़ प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे गई और रसोई घर में जाकर उसने पानी पिया। पर जब वो वहाँ से वापस कमरे की तरफ जाने लगी, तभी उसे ऊपर सीढ़ियों पर कोई साया नज़र आया, एक अजीब साया। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी तो उसने देखा वो साया भागते हुए घर के उसी हिस्से की तरफ चला गया जहाँ से घर टूटा हुआ था, उसकी वो टूटी हुई मंजिल। एनालिस भी फ़ौरन तेज़ कदमों से बढ़ती हुई उस साए की तरफ गई, पर कुछ आगे जाने पर वो मानो हवा में कहीं गायब हो गया। उसे कोई भी नज़र नहीं आया। ये बात उसके लिए बहुत अजीब थी क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ वो और रेचल ही थे और उसके अलावा उनके घर की कुक, जो कि एक औरत थी, पर ये परछाई देखने में किसी मर्द की लग रही थी। एनालिस इन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी परेशान हुई और वो वापस तेज़ कदमों से रेचल के कमरे की तरफ गई। वहाँ उसे सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आई। अब ये मामला वाकई में काफ़ी पेचीदा होता जा रहा था। एनालिस भी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ कौन कर रहा है। ये कोई इंसान है या कुछ ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपके सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा और मैं आपके लिए वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।